इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीएम ऑन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे व्यूअर में भी कमेंट किया था कि मैम इस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाइए क्योंकि क्वेरी काफी रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए अगर आपको वीडियो सबसे पहले चाहिए तो, और कमेंट करिए अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो। हम स्टार्ट करते हैं आरसीएम ऑन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सबसे पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में हम क्या क्या पढ़ने वाले, थोड़ा मैंने एनिमेट कर दिया आप लोगों के लिए जिससे आपको क्लियर हो थोड़ा। तो टॉपिक फॉर डिस्कशन होगा आपका रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन जीटीए सर्विस। क्या रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है जीटीए सर्विस में? एग्जेम सर्विसेज बाय जीटीए। एग्जेम सर्विसेज क्या क्या होती है जीटीए के केस में? आरसीएम ऑन सर्विस बाय जीटीए। तो जीटीए की जो सर्विस है उसमें आरसीएम कब अप्लाई होती है, सबके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि जीटीए क्या है। जीटीए होता है आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स को रोड के थ्रू और इशू करता है कंसाइनमेंट नोट। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो वो गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दूसरा वो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये कंसाइनमेंट नोट क्या है। कंसाइनमेंट नोट को हम पॉपुलरली बिल्टी बोलते हैं। बिल्टी आपको याद होगा। तो बेसिकली कंसाइनमेंट नोट जो है एक डॉक्यूमेंट है जो जीटीए इशू करता है अगेंस्ट द रिसीट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय गुड्स इन अ गुड्स कैरेज। सीरियली नंबर होती है, नाम लिखा रहता है, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ ऑरिजिन डेस्टिनेशन, पर्सन लाइबल फॉर पेइंग जीएसटी, वेदर कंसाइनर कंसाइनी। तो ये बेसिकली एक आश्वासन देता है जीटीए कि आपका जो गुड्स है एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से मैं पहुंचा दूंगा, सेफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ये आश्वासन देता है वो इशू करता है बिल्टी जो सीरियली नंबर होती है, इसमें लिखा रहता है कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है। तो मैम आपने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड होना चाहिए और जो कंसाइनमेंट नोट इशू करे। अगर कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता तो क्या उसे जीटीए मानेंगे? तो देखिए डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम जाए तो उसमें लिखा हुआ है सिंपली जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। तो इस वजह से हम मान सकते हैं कि जो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स बाय रोड, वो ही जीटीए है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है जीटीए को। जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो बिल्टी इशू करता है, कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है टैक्स का? तो सबसे पहले जीटीए के पास, अगर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में वो उसने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, तो उसके पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। या तो वो 12% में जाए, 12% में जाए जिसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं जिसको, मतलब कि वो सामने वाले से टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा 12% में, और उसको आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी जो भी होगा उसके गुड्स का या उसके कैपिटल गुड्स का या जो भी वो सर्विस ले रहा होगा उसका आईटीसी उसे मिल जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो कि जो जीटीए होता है उसके पास हो सकता है वो ओनरशिप में ट्रक लो ले, जो ट्रक का जो वैल्यू होता है ना बहुत ज्यादा होता है, तो उसका आईटीसी का रेट अमाउंट भी ज्यादा होगा, तो उस केस में वो रजिस्टर कराएगा जीएसटी में, ताकि 12% में वो जा सके और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे और आईटीसी क्लेम कर सके। दूसरा ऑप्शन उसके पास है, वो जा सकता है 5% में। 5% जो है उस केस में वो अगर किसी स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो स्पेसिफाइड पर्सन को आरसीएम में टैक्स पे करना है। इसका मतलब क्या है कि जो स्पेसिफाइड पर्सन है, जो भी मैं बताऊंगी कौन कौन से, उनको टैक्स जो है गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना है। इस केस में जीटी जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि सामने वाला जो रेसिपिएंट है वो ही पे करेगा, दैट इज आरसीएम। इस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा जीटीए को। जीटीए को क्यों नहीं आईटीसी मिल रहा है? क्योंकि वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है कलेक्ट करके। उस केस में कौन दे रहा है गवर्नमेंट को? वो डायरेक्टली रेसिडेंट ही पे कर रहा है। ठीक है, तो आईटीसी जो भी है उसको नहीं मिलेगा जीटीए को। तो ऑप्शन जो ये वाला है, या तो वो 12% में जाए फॉरवर्ड चार्ज में और टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को दे, या तो सामने वाला टैक्स पे करे। ये एक बार वो एक्सरसाइज कर लिया तो ड्यूरिंग द ईयर वो बार बार चेंज नहीं कर सकता कि कभी 5% में चला गया कभी 12%, ऐसे नहीं हो सकता। अब अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा? क्या टैक्स फिर
कोई कलेक्ट नहीं करेगा, कोई पे नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर अनरजिस्टर्ड है जीटीए, तो सामने वाला जो पर्सन है, अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है, तो वो आरसीएम में पे करेगा। इतना आरसीएम में पे करेगा 5%। मतलब हम अगर जीटी है और हम अनरजिस्टर्ड है और सामने वाला कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन है, तो वो पे करेगा 5% पे। तो आप बोलोगे मैम आप बार बार एक ही वर्ड बोल रहे हो, दैट इज स्पेसिफाइड पर्सन। ये स्पेसिफाइड पर्सन है कौन? हु इज द स्पेसिफाइड पर्सन? तो स्पेसिफाइड पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो वो फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, या कोई सोसाइटी है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, या कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब इन सभी को अगर जीटीए सर्विस दे रहा है और जीटीए 12% में नहीं है, 5% में है, तो ये लोग पे करेंगे जीएसटी। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सोसाइटी, और कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड जीएसटी में, और पार्टनरशिप फर्म। तो इसका मतलब क्या है ये हम समझते हैं। हम एक्सेल फाइल मैंने आप लोगों के लिए बनाया, जिसमें मैंने बताया कि अगर जीटीए 5% में है, तो अगर ये रेसिपेंट है, जैसे फैक्ट्री अगर रेसिपेंट है उसकी सर्विस का, फैक्ट्री रजिस्टर्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आरसीएम में पे करना होगा, मतलब उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। तो आप बोलोगे मैम अगर फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड होगा तो वो जीएसटी कैसे पे करेगा? उसको फिर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो आरसीएम का सर्विस होता है ना, उसमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसको फिर रजिस्ट्रेशन लेना होगा अगर वो अनरजिस्टर्ड है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अगर वो जीटीए का सर्विस ले रहा है तो उसको 5% में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा आरसीएम में। तो उसी केस में बॉडी कॉर्पोरेट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, वेदर दे आर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, दे आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, आरसीएम में अगर जीटीए 5% ऑप्ट कर रहा है तो। और जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन तो ऑब्वियसली अगर कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो उसको आरसीएम में पे ही करना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए ये सारी चीज जो पर्सन है, आप देखोगे फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसके लिस्ट में एक जन, दो जन नहीं आता, एक इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ अनरजिस्टर्ड है और वो जीटीए से सर्विस ले रहा है, तो उस केस में उसको आरसीएम में पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ रजिस्टर्ड है तो उसको आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें देखिए जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन दिया हुआ है, स्पेसिफाइड पर्सन के लिस्ट में जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको आरसीएम में पेमेंट करना ही पड़ेगा। देखिए आप एज एन अकाउंटेंट अगर कहीं भी वर्क कर रहे हो तो आपकी जो कंपनी है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी, या आपका जो भी इंडिविजुअल एचयूएफ है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, तो उसको वैसे भी आरसीएम में पे करना है, चाहे वो स्पेसिफाइड पर्सन हो या ना हो, उसको तो आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल है और जो एचयूएफ है जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट है किस लिए? जो भी पेमेंट है टैक्स का वो नहीं करना है उनको। आई थिंक ये क्लियर है आपको, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका ताकि आपको क्लैरिटी आए। तो मैंने आपको समझाया कि स्पेसिफाइड पर्सन जो है उसको आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा। फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सोसाइटी और पार्टनरशिप फर्म, भले ही वो लोग रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उनको रजिस्ट्रेशन लेके फिर पेमेंट करना होगा आरसीएम में। अब बात करते हैं आगे कि जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो इंडिविजुअल एचयूएफ जो अनरजिस्टर्ड है, जो स्पेसिफाइड पर्सन के लिस्ट में नहीं आ रहे हैं इंडिविजुअल एचयूएफ, और वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस केस में कोई भी पेमेंट नहीं करेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए एग्जेम्प्ट, सर्विसेज जो भी जीटीए प्रोवाइड कर रहा है वो एग्जेम्प्ट है। कौन कौन से ऐसे सर्विसेज है? सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन करता है तो उसका जो भी फ्रेट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी में। अगर वो ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब खाद का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट है। दूसरा, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लावर, पल्सेस एंड राइस, ये सारी चीजों का अगर वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देता है तो उस केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, कैलामिटीज, एक्सीडेंट और मिसहैप,
ये सारी चीजें में भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एग्जेम्प्ट है जीएसटी के अंतर्गत, अगर वो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो। न्यूज़पेपर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है। सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड ₹750। अगर सपोज कीजिए सिंगल कंसाइनी पर कंसाइनी जो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो 750 से ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब पर पर्सन जो भी चार्जेस है वो 750 से नीचे है, तो उस केस में एग्जेम्प्ट है, उस केस में फिर जीएसटी नहीं लगेगी। अगर सिंगल कैरेज जो है डज नॉट एक्सीड ₹1500, मतलब 1500 रुपए एक्सीड नहीं कर रहा है, एक जो ट्रक है उसमें जो सामान जा रहा है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू है वो 1500 से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको जो भी है जीएसटी नहीं लगेगी। डिफेंस मटेरियल या मिलिट्री इक्विपमेंट वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एग्जेम्प्ट रहेगा। अब बात करते हैं हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Services by way of giving on hire to a GTA, a means of transportation of goods is exempt. सपोज जीटीए का खुद का ट्रक नहीं है, वो किसी से भाड़े पे लेता है, तो जो भी भाड़े पे उसे दे रहा है वो सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो उस केस में आउटपुट टैक्स कुछ लगेगा ही नहीं। ओके, तो ये जो है वो एग्जेम्प्ट है। अब बात करते हैं कि देखिए सर्विस किसको दे रहा है वो क्या माना जाएगा। देखिए ए जो है वो ए का जो सामान है वो बी के पास लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है सपोज, तो वो सर्विस किसको दे रहा है, ए को दे रहा है या बी को दे रहा है, ये कंफ्यूजन है। तो जो उसको पैसा पे करेगा, जो उसको फ्रेट पे करेगा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करेगा, चाहे वो ए हो या बी हो, तो वो ही माना जाएगा कि वो ही सर्विस जो है वो जीटीए से ले रहा है। जैसे कंसाइनर जो है वो एक पार्टनरशिप फर्म है, कंसाइनी कंपनी है। ओके, कंसाइनर मतलब जो सप्लायर है गुड्स का, जो गुड्स को जीटीए के थ्रू पहुंचवा रहा है। कंसाइनी मतलब जो रेसिपिएंट है गुड्स की। लाइबल टू पे फ्रेट कौन पे कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म को ही रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना पड़ेगा अगर जीटीए 5% में है तो। अगर कंसाइनर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंसाइनी पार्टनरशिप फर्म है, तो फ्रेट कौन पे करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर फ्रेट पे कर रहा है, फ्रेट मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कर रहा है, तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर सारे अनरजिस्टर्ड है तो कोई पे नहीं करेंगे, ठीक है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन ही फ्रेट पे कर रहा तो कोई टैक्स पे नहीं करेगा। एओपी है कंसाइनर, कंसाइनी कंपनी है, और फ्रेट कौन पे कर रही है, कंपनी ही पे कर रही है, तो उस केस में जो फ्रेट पे करेगा वो ही टैक्स आरसीएम में पे करेगा, वो ही माना जाएगा कि अल्टीमेटली वो जीटीए का सर्विस ले रहा है। तो क्रक्स क्या निकलता है, जीटीए के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 12% में जाए या वो 5% में जाए। तो अगर वो 12% में जाता है तो वो सामने वाले से टैक्स जो है वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा। अगर वो 5% में जाता है तो अगर सामने वाला स्पेसिफाइड पर्सन है, अगर सामने वाला स्पेसिफाइड पर्सन है तो सामने वाला पे करेगा, किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को करेगा। स्पेसिफाइड पर्सन में फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सोसाइटी, ये सारे जने आते हैं, और कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। कोई भी अनरजिस्टर्ड अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन में नहीं आएगा, उसको आरसीएम में पेमेंट नहीं करना है। तो यही सारे लोगों को आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा। आप जहां पर भी जाओगे नेचुरली वो पर्सन रजिस्टर्ड ही होगा। अगर आप एज एन अकाउंटेंट वर्क कर रहे हो तो आपको 5% में पे करना है। आपको बस सामने वाला जो भी आपका बिल्टी है, जो भी कंसाइनमेंट नोट है, उसमें आपको देखना है कि वो टैक्सेस चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो भी आपका बिल वो रेस कर रहा है फ्रेट का, अगर वो 12% चार्ज नहीं कर रहा तो आपको आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जीटीए का। मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लिखिए कि आपको अच्छा लगा ये वीडियो। प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो।